बाप बेटे की भयानक लड़ाई खत्म होने के बाद से ही बाकी को हर चीज बोरिंग लगने लगी थी और अब उसके अंदर सिर्फ एक खालीपन बचा था। यहाँ तक कि जब वो ट्रेनिंग करता तब भी उसे वही बोरियत महसूस होती। वो ऊंचाई से कूदता, अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को झकझोरता, पूरी ताकत से दौड़ता, लेकिन फिर भी उसे कोई मजा नहीं आता। अब सवाल ये था, ऐसा कौन सा मुकाबला होगा जो उसे फिर से जिंदा होने जैसा एहसास दिला सके। तभी एटलस नाम के एक नए इंसान की एंट्री होती है। ये आदमी यूएफसी का हैवीवेट चैंपियन था, कई बार खिताब जीत चुका था और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बादशाह माना जाता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो खुद भी बोर हो चुका था। उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। हर फाइट में वो अपने दुश्मन को आसानी से हरा देता था। इसलिए उसने फैसला किया अब वो जापान जाएगा और धरती का सबसे ताकतवर बनने की चुनौती देगा। जल्द ही वो टोकुगावा के पास पहुंचता है और बाकी से लड़ने की इच्छा जताता है। टोकुगावा भी तुरंत इस मुकाबले को मंजूरी दे देता है क्योंकि बाकी खुद भी लंबे समय से एक असली चुनौती का इंतजार कर रहा था। उसे एक ऐसी लड़ाई चाहिए थी जो उसकी बोरियत को खत्म कर दे। लेकिन जब एटलस पहली बार बाकी के सामने खड़ा होता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। उसके सामने सिर्फ 17-18 साल का एक लड़का खड़ा था। उसने पहले बाप बेटे की वो खतरनाक लड़ाई नहीं देखी होती तो शायद वो कभी यकीन ही नहीं करता कि यही लड़का उसका अगला सबसे बड़ा मुकाबला बनने वाला है। बाकी का शरीर भले ही एटलस से काफी छोटा था, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाला दबाव ऐसा था जैसे सामने कोई खतरनाक दानव खड़ा हो। लड़ाई शुरू होते ही एटलस ने बाकी को हल्के में लिया। उसे लगा कि वजन और ताकत का फर्क इतना ज्यादा है कि बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। आखिर बड़े बड़े फाइटर्स भी अपने से ज्यादा वजन वाले प्रतिद्वंदी को चुनौती देने से डरते हैं। लेकिन इस बार सब कुछ एटलस की सोच के बिल्कुल उल्टा होने वाला था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दर्शक बाकी का नाम चिल्लाने लगे और उसे सपोर्ट करने लगे। ये देखकर एटलस को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि लोग उसे कम आंक रहे हैं जबकि वो खुद एक चैंपियन है। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने बाकी की चालें देखी। बाकी के लिए एटलस के हमले ऐसे थे जैसे स्लो मोशन में चल रहे हो। एटलस ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन बाकी ने बड़ी आसानी से साइड होकर उसे टाल दिया। इसके बाद बाकी ने ऐसा दबाव बनाया जैसे दो भारी ट्रक किसी इंसान को बीच में कुचल रहे हो। एटलस ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो खुद को छुड़ा भी नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि कोई इंसान इतनी खतरनाक ताकत कैसे रख सकता है। देखते ही देखते ये बहुप्रतीक्षित मुकाबला खत्म हो गया और एटलस पूरी तरह हार गया। बाकी के अंदर की बोरियत खत्म करने के लिए टोकुगावा एक और बड़ा कदम उठाता है। वो टोक्यो के अंडरग्राउंड में गुप्त प्रोजेक्ट शुरू करता है जहां इंसानों का क्लोन बनाया जा रहा था। और इस बार जिस व्यक्ति को वापस लाने की तैयारी हो रही थी वो था जापान का सबसे महान तलवारबाज मियामोतो मुसाशी। हैरानी की बात ये थी कि उसका क्लोन 32 साल के एक पूरी तरह विकसित योद्धा जैसा बन चुका था। जैसे ही वैज्ञानिक ने अपना इशारा दिया और मुसाशी का जन्म शुरू हो गया और इसी के साथ जापान का सबसे खतरनाक तलवारबाज एक बार फिर दुनिया के सामने लौट आया। उसके जन्म के साथ ही जापान के लगभग सभी टॉप फाइटर्स के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ये वही खालीपन था जो यूजिरो हानमा और बाकी हानमा की भयानक बाप बेटे की लड़ाई के बाद से हर कोई महसूस कर रहा था। कोई झरने के नीचे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कोई पहाड़ों में जाकर अपनी हद से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, कोई रोज सैकड़ों पंचिंग बैग तोड़ रहा था, तो कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दवाइयों का सहारा ले रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद हर कोई अंदर से खाली था, जैसे अब दुनिया में कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उन्हें सच में उत्साहित कर सके। इसी दौरान काओरू हनायामा भी अपने साथियों के साथ था, लेकिन उसके एक साथी को लगा कि शायद उसकी वजह से बॉस बोर हो रहा है। तब हनायामा उसे समझाया कि बात कुछ और है। कुछ समय पहले एक अपराधी ने सड़क पर उस पर बंदूक तान दी थी, लेकिन उस खतरनाक पल में भी उसे जम्हाई आ गई। इसका मतलब साफ था, अब उसे किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, यूजिरो हानमा। उसे लग रहा था अगर वो उसके सामने खड़ा होगा तभी शायद उसे फिर से असली लड़ाई का रोमांच महसूस होगा। इसके बाद हनायामा सीधे तोकुगावा के पास गया और यूजिरो से एक एक करके लड़ने की इच्छा जताई। ये सुनकर तोकुगावा खुद हैरान रह गया, क्योंकि 5 साल पहले की वो भयानक लड़ाई कोई नहीं भूल सकता, जिसमें हनायामा के हाथ पैर तक तोड़ दिए गए थे। आम इंसान के लिए ये जिंदगी भर का डर बन जाता, लेकिन यहाँ हनायामा फिर से उसी मौत जैसी लड़ाई में कूदना चाहता था। काफी देर सोचने के बाद तोकुगावा ने आखिरकार इस मुकाबले को मंजूरी दे दी। उधर मियामोतो मुसाशी का शरीर तो पूरी तरह तैयार था, लेकिन 80 घंटे बीत जाने के बाद भी वो होश में नहीं आया। सारे मेडिकल टेस्ट सामान्य थे, लेकिन उसकी ब्रेन वेव्स बिल्कुल शांत थी। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। तभी तोकुगावा ने एक अलग ही तरीका सुझाया। उसने कहा कभी कभी विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का सहारा भी लेना चाहिए। उसने अपनी बहन हनाको को बुलाया, जो आत्माओं को बुलाने का दावा करती थी। वो लोगों को उनके मरे हुए रिश्तेदारों से बात करवाती थी। कई लोग उस पर भरोसा करते थे तो कई उसे झूठा मानते थे। एक दिन एक कॉलेज का छात्र उसका परीक्षण करने आया और अपने पिता की आत्मा को बुलाने को कहा। जब हनाको ने कुछ देर बाद कहा कि उसे आत्मा नहीं मिली तो वो लड़का उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन हनाको ने बिना कुछ कहे दोबारा ध्यान लगाया और अचानक उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका, यहाँ तक कि उसके शब्द भी उस लड़के के पिता जैसे हो गए। उसने ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसके परिवार को ही पता थी। बाद में जब उस लड़के ने घर जाकर जांच की तो पता चला कि उसी समय उसके पिता ने भी सपने में उसे देखा था। इस घटना के बाद हनाको को रिसर्च लैब में लाया गया। उसने मुसाशी के शरीर को देखा, कुछ सेटिंग्स बदली और शांत आवाज में कहा 5 मिनट के अंदर ये जाग जाएगा। अब सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। क्या सच में इतिहास का सबसे खतरनाक तलवारबाज फिर से जागने वाला था? लेकिन तभी हनाको मुसाशी को
चूमने लगती है। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह गया, लेकिन इसी एक हरकत से मुसाशी की ब्रेन वेव्स पूरी तरह बंद थीं। उनमें अचानक हलचल शुरू हो गई। अगले ही पल मुसाशी के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके पुराने घावों के निशान फिर से उभर आए और उसके हाथ पैर हल्के हल्के हिलने लगे। जो इंसान पूरी तरह मर चुका था वो सच में दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन होश में आते ही मुसाशी ने सबसे पहले उसी बूढ़ी औरत का चेहरा पकड़ लिया। वो जितनी भी कोशिश करती खुद को छुड़ा नहीं पाती। ऐसा लग रहा था कि अचानक मिले इस एहसास से वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ था। चारों तरफ अनजान माहौल देखकर मुसाशी ने उसे जोर से दूर फेंक दिया और अगले ही पल वो सबके पीछे पहुंच गया। वहाँ मौजूद लोग डर से कांपने लगे। उन्हें लगा अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन मुसाशी ने किसी पर हमला नहीं किया। उसने बस एक सवाल पूछा, मुझे दोबारा जिंदा करने का मकसद क्या है? इसके बाद टोकुगावा और बाकी लोगों ने उसे पूरी कहानी समझाई और उसके लिए पहले से तैयार कपड़े भी दिए। उसी वक्त बाकी अपने घर पर ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पिछले एक साल से जो बोरियत और जम्हाई उसे परेशान कर रही थी वो एकदम गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी धड़कन ने ले ली, जो हर सेकंड तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बेहद ताकतवर चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। दूसरी तरफ मुसाशी के लिए ये दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। 400 साल का फर्क और सब कुछ अलग। जहाँ पहले पुराना जापान था, अब वहाँ चारों तरफ रोशनी, तेज रफ्तार गाड़ियाँ और मजबूत सड़कों का जाल था। लोग अजीब और नए कपड़े पहने हुए थे और ये सब देखकर मुसाशी खुद को बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। उसके लिए ये दुनिया किसी और ही युग की लग रही थी। टोकुगावा उसे अंडरग्राउंड अरीना ले जाता है। तभी दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति चलकर उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसके हाथ में 2 तलवारें थी। उसे जापान का सबसे महान तलवारबाज माना जाता था, लेकिन जैसे ही उसने मियामोतो मुसाशी को देखा उसका पूरा शरीर कांपने लगा और माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत टोकुगावा से पूछा, ये आदमी आखिर है कौन? जैसे ही उसे पता चला कि सामने खड़ा इंसान मुसाशी है, वो घबरा गया। उसने साफ कह दिया कि वो बेवजह मरना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही वो मुसाशी के करीब आया उसी पल उसे महसूस हुआ कि वो 6 बार कट चुका है। हर बार इतना सटीक, इतना खतरनाक था कि अगर मुसाशी सच में हमला करता तो वो 6 बार मर चुका होता। टोकुगावा ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मुसाशी के पास तो कोई तलवार भी नहीं थी, फिर उसने हमला कैसे किया? इस पर मुसाशी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तलवार जैसी असुविधाजनक चीज को हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं होती। असली योद्धा बिना तलवार के भी वार कर सकता है। इसके बाद मुसाशी ने क्योचिरो सबू की तलवार देखने की इच्छा जताई। जैसे ही उसने तलवार हाथ में ली, उसके चेहरे पर पुराने समय की यादें झलकने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने ठंडे अंदाज में कह दिया, ये तलवार सिर्फ दिखने में सुंदर है, असल में बेकार है। टोकुगावा ने उससे अपनी कला दिखाने को कहा। मुसाशी ने सिर्फ अपनी उंगलियों से तलवार को पकड़ा और हल्का सा झटका दिया। अगले ही पल दोनों तलवारें बीच से टूट गईं। उसके लिए ये तलवारें किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो साधारण झटके को भी सहन नहीं कर सकी। उसने साफ कह दिया, ऐसी तलवार से किसी को काटना तो दूर, हवा में घुमाना भी मुश्किल है। अब मुसाशी के मन में सिर्फ एक ही इच्छा बची थी, इस देश के सबसे ताकतवर इंसान से मिलना और उससे मुकाबला करना। अगले दिन टोकुगावा ने बाकी को अपने पास बुलाया। ऊपर से एक साधारण बातचीत लग रही थी, लेकिन असल में पास वाले कमरे में मुसाशी मौजूद था। अचानक बाकी के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने साफ महसूस कर लिया कि दरवाजे के पीछे कोई बेहद खतरनाक और तेज आभा मौजूद है। लेकिन अगले ही पल वो आभा ऐसे गायब हो गई जैसे कोई भूत हो। बाकी चौंक गया और तुरंत सतर्क हो गया। पहले उसे सिर्फ शक था, लेकिन अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि सामने वही शख्स है, सैकड़ों साल पहले का महान तलवारबाज, क्योंकि कुछ पल पहले ही वो बिना दिखे कटने से बचा था। उधर मुसाशी ने भी बाकी की क्षमता पहचान ली और उसे बाहर आकर लड़ने का निमंत्रण दिया। बाकी थोड़ा हैरान था, क्या ये बिना हथियार के लड़ेगा? लेकिन उसे नहीं पता था कि मुसाशी के लिए उसका पूरा शरीर ही एक तलवार है। लड़ाई शुरू होते ही बाकी ने पहला हमला किया, एक तेज किक, लेकिन वो पूरी तरह बेकार गई। मुसाशी ने उसका पैर पकड़ लिया और अगले ही पल बाकी को हवा में उठा लिया। मुसाशी के लिए बाकी अभी भी एक अनुभवहीन लड़का था, जिसने इतने अहम मौके पर खुद को असंतुलित कर दिया। उसने अपनी पकड़ और कस दी और बाकी दर्द से चिल्ला उठा। इसके बाद मुसाशी ने तलवार चलाने जैसा पोज बनाया। देखने में ये भले ही साधारण लगे, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि असली तलवार भी टूट सकती थी। अगले ही पल उसने बाकी को जोर से जमीन पर पटक दिया। बाकी ने अपने सिर को किसी तरह बचा लिया, लेकिन भारी झटके की वजह से वो बेहोश हो गया। मुसाशी ने हल्का सा तंज भी मारा। ये लड़का आम तलवार से थोड़ा मजबूत है। करीब 2.5 घंटे बाद बाकी को होश आया। वो कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर दोबारा मुसाशी को चुनौती देने निकल पड़ा। लेकिन मुसाशी ने ठंडे अंदाज में कहा, तुम तो अभी एक बार मर चुके हो, इन 2.5 घंटों में मैं तुम्हें कई बार मार सकता था। बाकी को ये सुनकर थोड़ी शर्म जरूर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही पल उसने मुसाशी के चेहरे पर एक तेज मुक्का मारा। ये उसकी सबसे खतरनाक और तेज तकनीक थी, वही पंच जो उसे बचपन में यूजिरो हानमा ने सिखाया था। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही मुसाशी जमीन पर गिर गया। मुसाशी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन शांत होकर बोला, मैंने इस हमले का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, मैं बस तुम्हारी ताकत परख रहा था। उसने बाकी की ताकत को मान लिया और उसे एक और मौका देने का फैसला किया। अब मुसाशी ने अपनी खास तकनीक दिखाई। उसने दोनों हाथों से वार किया
और उसके हाथों में दो अदृश्य तलवारें जैसे उभर आई। ये उसकी मशहूर दो तलवार वाली शैली थी। बाकी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। जैसे ही बाकी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, मुसाशी ने उसकी हर हरकत पहले ही पढ़ ली। बाकी का मुक्का बिजली बचा लिया, लेकिन भारी झटके की वजह से वो बेहोश हो गया। मुसाशी ने हल्का सा तंज भी मारा। ये लड़का आम तलवार से थोड़ा मजबूत है। करीब 2.5 घंटे बाद बाकी को होश आया। वो कुछ देर तक शांत बैठा रहा और फिर दोबारा मुसाशी को चुनौती देने निकल पड़ा। लेकिन मुसाशी ने ठंडे अंदाज में कहा, तुम तो अभी एक बार मर चुके हो। इन 2.5 घंटों में मैं तुम्हें कई बार मार सकता था। बाकी को ये सुनकर थोड़ी शर्म जरूर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही पल उसने मुसाशी के चेहरे पर एक तेज मुक्का मारा। ये उसकी सबसे खतरनाक और तेज तकनीक थी, वही पंच जो उसे बचपन में यूजिरो हानमा ने सिखाया था। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही मुसाशी जमीन पर गिर गया। मुसाशी ने इसे स्वीकार किया, लेकिन शांत होकर बोला, मैंने इस हमले का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। मैं बस तुम्हारी ताकत परख रहा था। उसने बाकी की ताकत को मान लिया और उसे एक और मौका देने का फैसला किया। अब मुसाशी ने अपनी खास तकनीक दिखाई। उसने दोनों हाथों से वार किया और उसके हाथों में दो अदृश्य तलवारें जैसे उभर आई। ये उसकी मशहूर दो तलवार वाली शैली थी। बाकी के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। जैसे ही बाकी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, मुसाशी ने उसकी हर हरकत पहले ही पढ़ ली। बाकी का मुक्का बिजली की तरह तेज था, लेकिन मुसाशी ने उसे आसानी से रोक लिया। फिर उसने हल्का सा हाथ घुमाया और वार कर दिया। अगले ही पल बाकी के शरीर को ऐसा लगा जैसे उस पर कई तलवारों से एक साथ हमला हुआ हो। वो दर्द से चिल्ला उठा। मुसाशी ने बड़े आराम से अपना वार खत्म किया, लेकिन बाकी ने दर्द सहते हुए फिर से हमला किया। इस बार मुसाशी हवा में कूद गया, अपने पैरों से हमला रोका और उसी गति का इस्तेमाल करते हुए छत पर जा पहुंचा। अब मुसाशी भी बाकी की ताकत से प्रभावित था, क्योंकि उसका वार झेलने के बाद भी बाकी अभी तक लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन अब वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। वो मुड़ा और वहां से चला गया और अगले ही पल बाकी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और दूसरी तरफ मुसाशी बड़े बड़े स्क्रीन पर बदलते हुए विज्ञापनों को देख रहा था और आसपास के लोग इसे बिल्कुल सामान्य मान रहे थे, जैसे ये सब बहुत आम बात हो। 400 साल का अंतर सच में कितना बड़ा होता है, ये वो पहली बार महसूस कर रहा था। दूर तक फैले लोहे और कंक्रीट के जंगल को देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या ये सब इंसानों ने बनाया है? उसका अजीब पहनावा और अलग व्यवहार जल्द ही लोगों का ध्यान खींचने लगा, लेकिन मुसाशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही देर में पुलिस वहां आई। मुसाशी 400 साल पहले कभी नहीं हारा था। टीवी पर उसके शांत लेकिन तेज हमलों को देखकर बाकी और यूजिरो तक हैरान रह गए। यहाँ तक कि जैक हैमा, जो उस समय दवाइयाँ ले रहा था, वो भी रुक गया और अविश्वास से देखने लगा। उन्हें उसके चेहरे से ज्यादा उसकी ताकत ने चौंकाया, वो ताकत जो सैकड़ों साल की लड़ाइयों का नतीजा थी। इसी दौरान माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ लोगों के दिल में फिर से लड़ने की आग जाग चुकी थी, जैसे असली चुनौती अब सामने आ गई हो। दूसरी तरफ रात होते ही मुसाशी सीधे तोकुगावा के घर पहुंच गया। पुलिस भी पीछे पीछे आ गई थी, लेकिन तोकुगावा ने साफ कह दिया, ये मामला अब उनके हाथ में है, पुलिस दूर रहे। उस वक्त तोकुगावा डोप्पो ओरोची से बात कर रहा था। डोप्पो को पहले से अंदाजा था कि तोकुगावा को इस पूरे मामले की जानकारी है, इसलिए वो खुद यहाँ आया था। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, वो मुसाशी से लड़ना चाहता था। तभी दरवाजा खुला और मुसाशी अंदर आया। वो भूखा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डोप्पो पर पड़ी, उसने उसे कोई खास अहमियत नहीं दी। उसके हिसाब से उसके समय में डोप्पो जैसा योद्धा होता ही नहीं था। ये बात सुनकर डोप्पो के अंदर का फाइटर और ज्यादा जाग गया। अब वो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन मुसाशी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको सोच में डाल दिया। उसने कहा, जैसे ही वो इस कमरे में आया, उसे एक दबाव महसूस हुआ। उसने अपने दिमाग में 3 कोशिश की, लेकिन हर बार डोप्पो ने उसे रोक दिया। डोप्पो को ये सब बातें समझ नहीं आई, क्योंकि उसके लिए असली ताकत सिर्फ असली लड़ाई में दिखती है, दिमाग के खेल में नहीं। लड़ाई शुरू होने से पहले तोकुगावा ने माहौल को थोड़ा अलग तरीके से सेट किया। उसने मुसाशी के सामने कुछ चीजें रखवाई, शराब की बोतलें, लकड़ी के टुकड़े और सीमेंट की ईंटें, और कहा, बातों से नहीं, ताकत से समझाओ। डोप्पो ने बिना वक्त गवाए अपना हाथ ईंटों पर रखा और हल्का सा दबाव डालते ही सारी ईंटें टुकड़ों में टूट गई। फिर उसने जमीन पर वार किया और एक जोरदार किक से लकड़ी को भी 2 हिस्सों में चीर दिया। ये नजारा किसी आम इंसान के लिए बेहद खतरनाक और हैरान कर देने वाला था, लेकिन मुसाशी वो बस खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं था। इतना अपमान सहते ही डोप्पो का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने ठान लिया कि अब वो इस बूढ़े आदमी को कराटे की असली ताकत दिखाएगा, लेकिन उसका इरादा मुसाशी पहले ही भाग चुका था। डोप्पो ने सिर से टक्कर मारते हुए हमला किया, लेकिन मुसाशी ने बड़ी आसानी से उसका सिर पकड़कर रोक लिया और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। ये नजारा इतना अजीब और शर्मनाक था कि पूरे माहौल का रंग ही बदल गया। मुसाशी ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, ये तो बस मजाक था, असल में तुम्हारा कराटे सच में काफी शानदार है। अगर ये तकनीक किसी आम इंसान पर इस्तेमाल हो तो वो निश्चित ही मर जाएगा। लेकिन डोप्पो ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने गुस्से में पूछा, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरने का मतलब क्या था? अब मुसाशी समझ चुका था कि ये आदमी बातों से नहीं मानेगा। अगले ही पल दोनों पूरी तरह लड़ाई के मूड में आ गए। मुसाशी ने अपनी सबसे खतरनाक तकनीक हितेन इचिर्यू का इस्तेमाल किया। उसके हाथों में अदृश्य तलवारें बन गई। डोप्पो ओरोची
ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इन अदृश्य तलवारों के वार उसे सच में दर्द दे रहे थे। अगले ही पल मुसाशी ने उसी अदृश्य तलवार से उस पर वार कर दिया। वार खाने के बाद भी डोपो दोबारा खड़ा हो गया। उसकी सहन शक्ति देखकर मुसाशी खुद भी हैरान था। इस समय डोपो की आंखों में जबरदस्त जोश था। उसने मुसाशी के हमले की ताकत को महसूस किया, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी मुसाशी ने शांत आवाज में कहा, तुम पहले ही हार चुके हो। उसने समझाया कि जो वार वो पहले कर चुका है उसी में वो उसे काट चुका था। डोपो ने तुरंत इसका विरोध किया। उसके हिसाब से सिर्फ दर्द महसूस होना हार नहीं है। जब तक वो खड़ा है तब तक वो हारा नहीं है। मुसाशी उसकी बात समझ गया। तभी डोपो ने साफ कहा, अगर जरूरत हो तो तुम असली तलवार भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर टोकुगावा ने अपने घर की विरासत वाली तलवार निकालकर मुसाशी को दे दी, लेकिन मुसाशी के लिए वो भी बस एक ठीक ठाक हथियार था। टोकुगावा ने डोपो से भी कहा कि वो कोई हथियार ले ले, लेकिन डोपो ने गर्व से जवाब दिया, उसके हाथ ही उसके हथियार हैं। ये सुनकर मुसाशी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में साफ तिरस्कार था। अब उसके अंदर का खतरनाक इरादा और भी बढ़ चुका था। उसने कहा, एक आम इंसान खुद को मार्शल गॉड कहता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं तुम्हें असली ताकत का मतलब समझाऊंगा। इतना सुनते ही डोपो ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए तेज हमला किया। उसकी चाल चीते की तरह तेज थी, लेकिन मुसाशी ने तुरंत तलवार निकाली। हमले से बचते हुए उसी पर जवाबी वार कर दिया। ये वार इतना तेज था कि डोपो उसे बचा ही नहीं सका। उसे सीधा झेलना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो 2 टुकड़ों में नहीं कटा। असल में मुसाशी उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए तलवार सिर्फ उसकी त्वचा में धसी, पूरी तरह नहीं कटी। डोपो की जान तो बच गई, लेकिन ये अपमान उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए दुनिया से दूर होकर फिर से अपनी ताकत को निखारेगा। उधर कायोरेत्सु को जैसे ही खबर मिली कि जापान में एक नया खतरनाक योद्धा आया है, वो भी तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ा ताकि उससे मुकाबला कर सके।